नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 7 सितंबर 2025 में ये न्यूज़पेपर में हमारे लिए हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है ना, आज आपका 7 सितंबर है और 7 सितंबर को जो है ना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो है ना मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। तो इसके बारे में हम देख लेंगे कि आखिर ये योजना है क्या, इसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है। इस पे हम पहला एक न्यूज है, इसे हम देख लेंगे। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि कजरा बिजली घर समय से पहले तैयार हो चुका है और इसी महीने इसका उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये ऑलरेडी जो है ना हमारे लिए ये दोनों जो इश्यूज हैं, दोनों न्यूज जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इसकी हम मतलब कि इसको हम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना ये कजरा बिजली घर जो है इसी तरीके से जो है ना आपको पता होना चाहिए कि एक प्रश्न पूछा था गया है। तो ऐसी चीजें जो है ना, जो भी इनिशिएटिव, जो भी चीजें काम कर रही है सरकार, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे उद्घाटन होते हैं या शुरू किया जाता है या फिर शिलान्यास किए जाते हैं या कहीं पे कुछ डेवलपमेंट की बात करती है सरकार, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ना हम आज 7 सितंबर का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम 5, 6 और 7 3 दिन के इश्यूज को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5 सितंबर को जो है बिहार के 3 शिक्षक सहित 81 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम आपको याद रखना चाहिए, वो सारे डिस्कशन करेंगे। और हर जिले में एक सरकारी स्कूल मॉडल बनाने की बात किया गया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग जो है ना आज हम 5, 6, 7 सितंबर के जब इश्यूज को डिस्कशन करेंगे तो लगभग 12 से 13 जो है ना इश्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली जो है अभी थोड़ा एग्जामिनेशन का समय है 13 सितंबर को, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 सितंबर को आप सभी का बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के तनाव नहीं लेना है। ये प्रोग्राम जो है हमारा बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे का, ये लगातार निरंतरता के साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में देखिए आने का तो कुछ भी आ सकता है, हमें सब कुछ पढ़ना है। आज के एग्जामिनेशन के एक दिन पहले का भी न्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन कहेंगे सर कि ऑलरेडी जो है ना क्वेश्चन पेपर तो तैयार होगा, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर तैयार हो चुका होगा, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो न्यूज में आ रही है ना, वो आज शिलान्यास आज उसको शुरू नहीं किया गया है। आज जी देखिए कजरा बिजली घर को आज मतलब कि शुभारंभ किया जाएगा, तो ये आज कजरा बिजली घर का उद्घाटन नहीं, मतलब कि नींव नहीं रखी गई थी, ठीक है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज पढ़ा हुआ है वो रिकॉल हो जाएगा आपका। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल ही नहीं करवाए जाते हैं, साथ साथ उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर पाए। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो न्यूज है ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में है और इसका जो है ना आज शुभारंभ किया जा रहा है। आज 7 सितंबर है, आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और ये योजना चलाया किसके द्वारा जा रहा है? देखिए बिहार सरकार के अंतर्गत जो है ग्रामीण विकास विभाग है ना, उसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कमीशन कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस बिहार के अंतर्गत किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कहा जा रहा है ना कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नगर क्षेत्र की महिलाओं के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है ना शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ 250 वाहनों के माध्यम से इसकी जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, ठीक है। अब महिला रोजगार योजनाओं के अंतर्गत जो है ना आपको जो है ना जीविका दीदी का सदस्य होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि आम महिला इसमें जाकर के जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले जीविका का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अब जीविका का सदस्य जब बनते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ना 10,000 रुपये का आपको क्या मिलेगा? एक राशि मिलेगा, जिससे आप अपनी चीजों को शुरू कर सकते हैं और फिर इसका जो है ना प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा। मॉनिटरिंग के बाद फिर से सरकार जो है ना अलग अलग छोटे छोटे जो है ना आपको लोन देगी ताकि आप सशक्त हो पाए समाज के स्तर पे, ठीक है। आप कुछ ऐसे काम करते हैं, आपको एप्रिसिएशन भी होगा, ठीक है, एप्रिशिएट भी किया जाएगा। और एप्रिशिएट का तरीका ये होगा कि आपको जो लोन मिलेगा ना, जो फंड बनाई गई है, जीविका निधि बनाई गई है, फंड जो बनाई गई है, वहां से जो है आपको जो आपके कहा जाता है ना कि आपके काम को देख करके, आपको चीजों को देख करके आपको जो ज्यादा का कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 2 लाख तक का इसके माध्यम से क्या मिलेगा? लोन मिल सकता है, ताकि आप अपने काम को, अपने व्यवसाय को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सरकार का जो ये इनिशिएटिव है ना, ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और मैं आपको बताऊं कि अभी इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे महिला जिनके पास काम करने का हुनर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में है लेकिन उनके पास हुनर तो है, स्किल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के कारण वो हुनर को मार्केट में लेकर नहीं आ रहे हैं, यानी अपने
स्तर पर, जमीनी स्तर पर उतार नहीं पा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा इनिशिएटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कहा जा रहा है ना कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगा, और आर्थिक सहायता के रूप में हमने आपको बताया पहले ही कि 10,000 रुपए का प्रथम किस्त दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपके काम को जो है ना आकलन किया जाएगा, देखा जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा कि हाँ आप सच में उस लायक हैं या नहीं है। अगर हैं तो आपके काम को देख करके आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन, ऋण आपको दिया जाएगा, ठीक है, वित्तीय सहायता आपको मिलेंगे। अब ये खुद देखिए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण। अगर आपके मेंस में प्रश्न आता है ना तो आप इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। अगर पीटी में तो ये संभावना है कि पीटी में इस बार नहीं तो अगले बार 71वीं में नहीं 72वीं में आपको इसमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि उससे पहले आपका बीपीएससी 71वीं का मेंस होगा। मेंस में इससे रिलेटेड आपको अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर आता है तो लेटेस्ट योजना का नाम डाल करके, एग्जाम्पल में डाल करके आप उसको ऑथेंटिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है सिवान जिले के अंतर्गत 558 करोड़ 35 लाख की लागत से 9 विकासात्मक योजनाओं का जो है ना शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि 222 करोड़ 1 लाख की लागत से 220, 132, 33 केवी ग्रिड उपकेंद्र मोरवा एवं संबद्ध लाइन बे का निर्माण किया जाएगा। 120 करोड़ 48 लाख की लागत से पचरुखी बाईपास मोहम्मद मोड़ से छपिया तेड़ी घाट गोपालपुर पथ का जो है चौड़ीकरण की बात किया गया है। और 92 करोड़ 16 लाख की लागत से उच्च पथ संख्या 89 बबुनिया सिसवन रोड पर सिवान यार्ड, सिवान रेलवे स्टेशन से पचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 91 स्पेशल पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण करने की बात किया गया है। 67 करोड़ 47 लाख की लागत से सिवान आंध्र पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। और 18 करोड़ 26 लाख की लागत से बंटा फोकर चिरादेई पथ का भाया जामापुर बाजार तक चौड़ीकरण की बात की गई है। और 10 करोड़ 12 लाख की लागत से सोनकारा आंध्र में 13/11 के भी विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। और 9 करोड़ 93 लाख की लागत से माधोपुर महाराजगंज में 33/11 के भी विद्युत शक्ति उपकेंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। और 9 करोड़ 43 लाख की लागत से मसरख महाराजगंज 132 किलोवाट संचरण लाइन का द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग एवं संबंध लाइन वे का निर्माण किया जाएगा। 8 करोड़ 49 लाख की लागत से सिवान ग्रिड उपकेंद्र में 80 MVA ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य भी किया जाएगा। तो ये जो है ना, ये शिलान्यास, ये उद्घाटन जो है ना आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये स्थान याद रखना है, सिवान, ठीक है। देखिए इसका नाम दिया गया है ना, खुले विकास के नए द्वार रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, ये स्लोगन है, ठीक है ना, याद रखना है। अब देखिए कजरा बिजली घर समय से पहले तैयार हो गया है, इसी महीने इसका उद्घाटन होने वाला है। कहा जाता है कि सोलर बिजली घर तक समय से 5 माह पहले बन गया है, जिसका उद्घाटन जो है, शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और ये लखीसराय के कजरा में देश का सबसे बड़ा, देखिए देश का सबसे बड़ा लखी कहां पे बन रहा है, देखिए ये फैक्ट आपको एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि लखीसराय के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर बनकर तैयार हो गया है। और इसी मंथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। और बिहार की यह पहली बिजली घर परियोजना है। देखिए बिहार की ये क्या है, पहली बिजली घर परियोजना है जो समय से पहले बनकर के तैयार हो गई है। इसे जनवरी 2026 तक पूरा होना था। तो ये जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य से पहले ही ये जो है तैयार हो गया है। लेकिन कंपनी की सख्त निगरानी के कारण इसे सितंबर में ही पूरा कर लिया गया है। इस बिजली घर से बिहार को फिलहाल 45.6 मेगावाट बिजली प्राप्ति प्रति घंटे शाम में पीक आवर के दौरान 4 घंटे तक मिलेगी। पीक आवर में बिजली मिलने से कंपनी को इतनी बिजली बाजार से लेने की जरूरत नहीं होगी। कजरा से बिजली लेने की अनुमति बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दे दी है। और कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कजरा बिजली घर बिहार की पहली और देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आधारित परियोजनाओं में से एक है। याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर हमारा जो है ना, पढ़ने का उद्देश्य हमारा क्या है, न्यूज़पेपर एक ऑथेंटिक सोर्स होता है करंट अफेयर्स के लिए। और हमें R&D करना पड़ता है कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके अंदर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो आपको जो है कि जब चीजें बताई जा रही है तो आपको समझना है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जिसका कोई भी मैगजीन उसको जो है ना तोड़ नहीं सकता है। क्योंकि हर मैगजीन को बनाने के पहले, हर मार्केट में जितनी भी मार्केट में मैगजीन देख रहे हैं, वो कहां से, वो डायरेक्ट जो है ना विभाग के अंदर जाकर के जो है चीजें नहीं निकालता है, वो भी न्यूज को R&D करता है, ठीक है, कि आपके हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर वो बनाया जाता है। लेकिन आप खुद न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे इस तरीके से तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होगी, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, आपके सोचने के तरीके बढ़ेंगे, आपके खुद के क्रिएशन रहेगा। तो यही एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको फायदा क्या हो रहा है, ये खुद का क्रिएशन है आपका, ठीक है। यह परियोजना 2 चरणों में कुल 301 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन और 495 मेगावाट घंटा बैटरी
संग्रहण की परियोजना का निर्माण 1232 एकड़ भूमि पर हो रहा है। याद रखना है, ये पहले चरण में 689 एकड़ भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो पूरा हो गया है। इस चरण में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता 185 मेगावाट एसी तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 254 मेगावाट आवर है, जो पीक आवर में 45.4 मेगावाट क्षमता के साथ 4 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। तो ये चीजें हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये जो है बिहार की पहली और देश की सबसे बड़ी जो है सौर ऊर्जा के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आधारित परियोजनाओं में से एक है। याद रखना, प्रश्न बनेगा यहाँ से, शायद इस बार जो है ना यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है, 71वीं यूपीएससी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में है ये। ठीक है, इसका साथ साथ कहा जा रहा है ना, देखिए कि देश की सबसे बड़ी, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब ये है विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री हैं बिहार के। कहा जा रहा है इनके द्वारा कि देखिए आने वाले समय हरित ऊर्जा का है और बिहार वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। कजरा बिजली घर परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो राज्य सरकार की हरित योजना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिहार इन परियोजनाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो जो विभाग के जो है मंत्री है ना, वो आपको जब ऐसी बातें बताते हैं तो उसका उद्देश्य पता चलता है, समझ रहे हैं ना, उसका उद्देश्य पता चलता है। अब कहा जा रहा है अनुमानित लागत जो है ना 1570 करोड़ है। इस परियोजना का कार्यदिशा जो है ना 1 जुलाई 2024 को निर्गत किया गया। इसकी अनुमानित लागत 1570 करोड़ रुपया है। दूसरे चरण में लगभग 400 एकड़ यानी घनी वनस्पतियों को छोड़ करके भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण कर किया जाएगा। इस चरण में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता 116 मेगावाट एसी तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 241 मेगावाट आवर है, जो पीक आवर में 50.5 मेगावाट क्षमता के साथ 4 घंटे तक उपलब्ध रहेंगी। इस चरण की अनुमति लागत 880.27 करोड़ है। दोनों चरणों में 495 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे पीक आवर के दौरान बाजार से सस्ती और निर्बाध बिजली प्राप्त की जा सकेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। कजरा जो बिजली घर जो है, ठीक है, लखीसराय में ये बनकर तैयार हो गया है। अब एक न्यूज है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व अरुणाचल प्रदेश जो है जैसे राज्यों में जो है ना नए बाघ अभयारण्य जो है ना बनाने की बात किया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम अगर देखें तो कहा जाता है ये तो कहां कहां पे बनाया जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि देश में बाघों की तेजी से बढ़ती जो संख्या है उसको देखते हुए अब उनके लिए रहने का ठिकाना बनाया जाए। ठीक है, इनमें सबसे अधिक जो है फोकस उन राज्यों पर किया गया है जहां बाघों के अनुकूल माहौल होने के बाद भी वहां बाघों की संख्या कम है या बिल्कुल नहीं है। ऐसे में जिन प्रमुख राज्यों को चिन्हित किया गया है उनमें छत्तीसगढ़, ऑलरेडी हमने बताया, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में जल्द ही बाघों के लिए नए ठिकाने सूचित किए जाएंगे और साथ ही इन राज्यों में बाघों की संख्या अभयारण्यों की तय क्षमता से अधिक हो गई है, वहां से उन नए ठिकानों में शिफ्ट भी किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना है। कहा जाता है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय वन्य जीव संस्थान दोनों ने बाघों के प्रबंधन की इस योजना पर तेजी से काम शुरू किया है। इस दौरान बाघों की 2 श्रेणी तैयार की गई है। इसमें पहली श्रेणी बाघ बहुल्य राज्यों की है, उनमें सबसे ज्यादा बाघ कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं दूसरी श्रेणी ऐसे राज्यों की है जहां पर्याप्त वन क्षमता होने के बाद भी बाघों की आबादी बिल्कुल कम है या फिर नहीं है। उनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इस बीच उड़ीसा स्थित हीराकुंड बांध से घिरे देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में तब्दील करने की तैयारी है। तो आपको याद रखना है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ना कहाँ है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। उसे बाघ अभयारण्य के रूप में जो है ना विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने जल्द बाघ अभयारण्य बनाने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध किया है। अभयारण्य की डीएफओ अंशु दास के मुताबिक इसके लिए तैयार है। ठीक है, इन प्रमुख राज्यों में बाघ अभयारण्य व बाघ की संख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश में 9 बाघ अभयारण्य की संख्या है। बाघों की संख्या देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, 785 है, मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक है। कर्नाटक में 5 अभयारण्य है और यहाँ पे बाघों की संख्या 563 है। उत्तराखंड की बात करें तो 2 है, यहाँ पर जो है बाघों की संख्या 560 है। उत्तराखंड में ये महाराष्ट्र में देखें तो बाघ अभयारण्य की संख्या जो है ये 6 है और बाघों की संख्या 444 है। उड़ीसा की बात करें तो 2 है और यहाँ पर देखिए कम है, यानी 16 है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4 अभयारण्य है, लेकिन यहाँ पे बाघों की संख्या 35 है। और झारखंड में 1 अभयारण्य है जहाँ पे 5 बाघ हैं केवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति को समझ नहीं पाए ट्रंप और देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। बहुत सारे जो है ऐसे भारत के जो पूर्व राजनयिक हैं उन्होंने अपनी राय प्रकट किया है। ठीक है, तो इनकी जो राय जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है विदेश नीति के मामले में ये लोग बहुत आगे तक गए हुए होते हैं। तो इनकी जो है ना अपनी समझदारी क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे उथल पुथल रहा। ठीक है, काफी 1-2 महीनों से ये चीजें चल रही हैं। भारत अमेरिका के बीच जो है कड़वे संबंधों के जो संबंध है उसमें सुधार की गुंजाइश नजर आने लगी है अब, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट जो किए हैं उसके माध्यम से जो है ना पूरा का पूरा माहौल बदलने की सुगबुगाहट भी आ गई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें केवल और केवल जो है थोड़ी सी चीजों के लिए है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके पीछे वर्क कर रहा है। भारत पर थोपे गए टैरिफ की वजह से अमेरिकी मीडिया और सियासी गलियारे में ट्रंप की जो है नीतियों की काफी जो है अवहेलना की जा रही है, ठीक है। ट्रंप पर बड़े जो दबाव को उनके व्यवहार में बदलाव के लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत के पूर्व राजनयिक का मानना है कि ट्रंप भारत की विदेश नीति को समझ नहीं पाए और भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता के सामयिक सिद्धांत का पालन किया है। इसमें गुण दोष का संबंध तय किए जाते हैं, एक से संबंध बढ़ाने को दूसरे से दुश्मनी नहीं की जाती और भारत के लिए हर रिश्ते की अहमियत होती है। इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है वो खुलेपन की नीति है, ठीक है। इसीलिए ट्रंप के इतने सारे बयानों के बावजूद भी जो है भारत अगर साइलेंट मोड में चल रहा है तो उसका एक सीधा सा मतलब है कि हमारे लिए आज भी अमेरिका जो है एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है, ठीक है ना। और रसिया, चाइना, ठीक है, सबको भारत साथ करके चलना चाहता है, क्योंकि जो है ना कि विदेश नीति में कभी कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है, ठीक है ना। अपने हित साधे जाते हैं और भारत जो है अपने जो है सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। हम देखते हैं कि जो बीना शिकरी हैं, जो ऑलरेडी जो है पूर्व भारतीय राजनयिक रह चुके हैं, इनका कहना है ना कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर ट्रंप हुए गलतफहमी का शिकार, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। इसके साथ साथ वैश्विक मोर्चे पर पीएम मोदी विश्वामित्र की तरह अड़ी हैं और ये कहना है हर्षवर्धन श्रृंगला का, जो ऑलरेडी जो है पूर्व राजनयिक हैं और राज्यसभा सदस्य हैं ये, ठीक है, इन्होंने ऐसा बात कहा है। इसके साथ साथ फैवियन कहते हैं कि मोदी ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब दिया है। अब ये जो है ना बहुत जरूरी है, वो तरीका क्या था, तो इनके बारे में अगर जाने तो केपी फैवियन है, इन्होंने कहा ना कि देखिए ट्रंप की टिप्पणी पर मोदी की प्रतिक्रिया को कूटनीतिक तौर पर काफी सधा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब दिया है। हालांकि 2 ट्वीट से बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रंप अपने आप में विरोधाभासी रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत को चीन के हाथों गवा दिया, अब वह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं गवाया है। फैवियन ने कहा कि भारत की ये प्रवृत्ति रही है कि हम ट्रंप के हर बयान, ट्वीट या नीति में बदलाव को गंभीरता से ले लेते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखना यह है कि भारत जो है ना प्रॉपर जो है उन चीजों को देख रहा है कि क्या क्या जो है ना रंग बदला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना हमें देखते रहना है। किसी को भी अगर आपको जज करना है ना तो आपको इस तरीके से गौर करना होगा, ठीक है। वैश्विक परिदृश्य बदलने में मददगार साबित होगा ट्रंप का कदम, ये जावेद अशरफ जी का कहना है, ठीक है। फ्रांस और मोनाको में भारत के राजदूत रहे जावेद अशरफ का कहना है कि ट्रंप का यह कदम वैश्विक परिदृश्य बदलने में मददगार साबित होगा। IANS से बातचीत में अशरफ ने कहा कि अब तक ट्रंप, उनके कैबिनेट सहयोगी और सलाहकारों ने भारत के लिए कड़वी भाषा का प्रयोग किया है, पर मोदी पर टिप्पणियों को लेकर के ट्रंप हमेशा सावधान रहे और स्वयं बनाए रखा है। आक्रामक तेवर व सख्त भाषा प्रयोग के दौरान भी ट्रंप ने मोदी को हमेशा खास बताया। ट्रंप की टिप्पणी और मोदी के प्रति उत्तर से दोनों देशों के बीच तनाव घटाने में मदद मिलेगी। तो ऐसा जो राय है ना, जो राजनयिक है, पूर्व राजनयिक है, उनके मत जो है वो बहुत जरूरी होती है हमारी विदेश नीति को समझने में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा अगर न्यूज में कोई आर्टिकल आता है तो हमें जो है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, वो देखना पड़ता है कि क्या है राय, ठीक है। अब देखिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक इंफॉर्मेशन है, ये क्या अंग प्रत्यारोपण से प्राप्त की जा सकती है अमरता। आपको पता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष जो है शी चिनफिंग ने बीजिंग में एक सैन्य परेड में जो है ना शामिल हुए और जब उस दौरान जो है ना उन्होंने कहा कि अमरता की प्राप्ति के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जो है ना चर्चा की उन दोनों ने, और जिसने वैश्विक ध्यान को जो है आकर्षित कर लिया। जब जो है ना जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे तक निकल चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना कि ये डेवलपमेंट ही आपको दर्शाता है कि क्या आप एक लंबे समय तक जो है ना जीवित रह सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें चेंजेस किया जा सकता है, क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब मार्केट में आता है तो कोई कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है उसके पीछे का वर्कआउट काम करता है। क्या ऐसा कुछ चाइना कर रहा है, ठीक है, ये तो प्रश्न बनता ही है, ठीक है। क्या उन चीजों को जो है भारत या वैश्विक स्तर पर कितनी गहराई से सोचा गया, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ भी संभव है, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों जो है ना आपस में जो है अमरता की जब बात की तो वो चर्चा का विषय बन गया और वैश्विक ध्यान को जो है ना आकर्षित अपनी तरफ कर लिया। विशेष रूप से पुतिन ने सुझाव दिया कि बार बार अंग प्रत्यारोपण से व्यक्ति हमेशा जवान रह सकता है। सोचिए अब जो है ना अंग प्रत्यारोपण हर किसी की संभव नहीं है कि हर कोई उतनी बजट लगा करके अंग प्रत्यारोपण करवाए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा विकल्प होना चाहिए जो कि आम जनमानस तक भी पहुंचे अगर ये सारी चीजें हैं तो, ठीक है। नहीं तो पता चले कि राजा ही हर चीज को हमेशा जवान है, ठीक है, तो वही सत्ता पे काबिज रहेगा, समझ रहे बात। तो ये चीज है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स के लेक्चरर जूलियन कोपलिन ने इस संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस दावे की सच्चाई का विश्लेषण किया गया है। इन्होंने कहा कि अंग कहां से आएंगे, ठीक है, जरूरी है ना कि अंग कहां से आएंगे। पुतिन का यह सुझाव कि
हम बार बार अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से अमरता प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से विवादास्पद है। एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि ये अंग आएंगे कहां से? प्रत्यारोपण योग अंग एक दुर्लभ चिकित्सा संसाधन है। किसी वृद्ध तानाशाह के जीवन को बनाए रखने के लिए इनका उपयोग करने से अन्य जरूरतमंद लोग जीवन रक्षक प्रत्यारोपण से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी हमने बताया कि अगर किसी को जवान रहना है तो अंग प्रत्यारोपण करवाए, लेकिन ये संसाधन जो है ना हर किसी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए जो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं वो तो ये चीज करवा लेंगे, लेकिन किसी की जो है ना जरूरत है, अगर उसकी जो है किसी की लिवर फेल हो चुका है, किसी का जो है किडनी फेल हो चुका है, किसी का किसी पेनक्रियाज फेल हो चुका है, तो क्या उनके लिए अंग प्रत्यारोपण जरूरी नहीं है क्या? ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं जो विवादास्पद हो जाता है। क्या प्रयोगशाला में विकसित अंग बनेंगे विकल्प? ठीक है, तो कहा जाता है यदि हम मान लें कि पुतिन शायद स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित अंगों की कल्पना कर रहे थे, तो यह दृष्टिकोण दूसरों को प्रत्यारोपण से वंचित नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? मैं आपको ऑलरेडी बताया। हालांकि विज्ञानी मानव ऊतकों के कुछ पहलुओं में मॉडल बनाने वाले लघु ऑर्गेनाइड विकसित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण आकार के प्रत्यारोपित अंग बनाना वर्तमान क्षमताओं की पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और जटिल होता है प्रत्यारोपण। ठीक है, कहा जाता है कि अंग प्रत्यारोपण जो है ना यह काल्पनिक रूप से हमारे पास असीमित प्रतिस्थापन अंगों तक पहुंच भी हो तो भी उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर का सामान्य लचीलापन कम हो जाता है। इससे बार बार होने वाली प्रत्यारोपण सर्जरी से उभरना और भी कठिन हो जाएगा। बूढ़े होते दिमाग भी इसमें एक बड़ी बाधा पेश करते हैं और हम अपनी पहचान बदले बिना एक किडनी या लीवर बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को नहीं बदल सकते। मस्तिष्क प्रत्यारोपण के बाद हमारे शरीर में जो भी रहेगा वह हम नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज ध्यान रखना है। ज्यादा जीने के अन्य तरीके भी हैं। कहा जाता है कि दीर्घायु के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। विज्ञानियों ने प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले जानवरों जैसे बंदर, चूहे, मक्खियों का जीवन काल दवाओं, आनुवंशिक परिवर्तनों, आहार परिवर्तनों और कोशिकीय रीप्रोग्रामिंग के जरिए बढ़ाया है। हालांकि जानवरों पर किए गए अध्ययन को इंसानों पर लागू करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं मिले जो यह पुष्टि करते हो कि उम्र बढ़ाने से रोकना पूरी तरह नामुमकिन है। तो ये जो है ना प्रॉपर जो है इस तरीके की चीजें जब आती है तो टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, इस पे जो है काम करना शुरू कर देते हैं। उसी में जो है ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के बायोएथिक्स के लेक्चरर हैं जूलियन कोपलिन ने इस संदर्भ में अपना एक प्रॉपर जो है ना ब्यौरा दिया है कि आखिर ये कितना सत्य है, क्या इतना संभव है। तो आप खुद सोचिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सारी चीजें संभव है, लेकिन जो है दिमाग की जो है ना बूढ़ापन उसको कैसे जवान बना सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए। 7 सितंबर को जो है ना बहुत सारे तो न्यूज नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं 5 और 6 सितंबर के जो न्यूज आर्टिकल हैं उस पे हम एक एक करके सारी चर्चाएं करते हैं। तो वीडियो को जो है ना शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं 5 और 6 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, बिहार और नेशनल न्यूज हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे। और आज 6 सितंबर और जो 5 सितंबर जो टीचर्स डे था, दोनों डे का जो है ना हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे लिए न्यूज़पेपर में क्या है, जहां से आगामी जो एग्जामिनेशन है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 71वीं हो, 72वीं हो, या फिर आने वाले किसी भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिहार करंट अफेयर्स का अपना एक रोल है इस बिहार के प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो उन सारी एग्जामिनेशन को हम कवर करेंगे जिसमें बिहार करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूज है जहां पे हम देखेंगे कि 5 सितंबर और 6 सितंबर का कॉमन हमने वीडियो बनाया है। इसमें देखेंगे कि देखिए पुनपुन में जो है ना लक्ष्मण झूला आम लोगों के लिए जो है ना खोल दिया गया है। ठीक है, तो एक न्यूज तो ये भी हम देख लेंगे। इसके अलावा जो है पटना जिले को में जो है ना मुख्यमंत्री ने 1660 करोड़ रुपए की जो है ना बहुत सारी परियोजनाओं का जो है उद्घाटन इन्होंने किया, शुभारंभ किया, वो भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 5 सितंबर यानी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पूरे भारत के 81 शिक्षकों को, जिनमें से 3 शिक्षक कौन है? बिहार के हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने जो है ना कि पहले भी डिस्कशन कर रखा है ये, लेकिन जब पुरस्कार मिल गया है तो वो क्लियरिटी हो गई और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि बिहार में हर रविवार को हॉर्न फ्री कर दिया गया है। ठीक है, कि अगर आप जो है ना ज्यादा हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, तो शायद आपके ऊपर चालान भी लग सकता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी पहल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे हर जिले में एक सरकारी स्कूल मॉडल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बात कर लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, जो 5 सितंबर और 6 सितंबर को न्यूज था, ठीक है, न्यूज़पेपर में, तो लगभग हमारा आज का जो टॉपिक है लगभग 10 से 12 ऐसे न्यूज हैं जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अन्यथा चीजें नहीं पढ़नी है। बहुत सारी चीजें कि उनके माँ के लेकर के अपमानजनक टिप्पणी कर दी गई, तो ये धरना चल रहा है, बिहार बंद चल रहा है, उससे जो है ना आपके एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, मतलब किससे है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 15 सितंबर को आने वाले हैं और पूर्णिया हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन करेंगे। ये हमारे लिए एग्जामिनेशन है। ठीक है, हमारे लिए एग्जामिनेशन है ना, तो हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न देखेंगे कि न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है।
ठीक है। बेवजह चीजों को हमें नहीं जोड़ करके न्यूज़पेपर में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 20 से 21 पेज होते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर आप ले लें, हिंदुस्तान ले लें, दैनिक जागरण ले लें, दैनिक भास्कर ले लें, कोई भी ले लें आप बिहार का न्यूज़पेपर, उसमें लगभग आपका 20 से 22 पेजेस होते हैं। अगर पूरे दिन भी पढ़ेंगे 24 घंटे तो वो पेपर नहीं खत्म हो पाएगा एक दिन में, ठीक है। नेशनल न्यूज अलग है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज अलग है, स्टैटिक अलग हमें पढ़ना है। तो ओवरऑल जो है ना, हम अपनी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें हम निकालने की कोशिश करेंगे जहां से प्रश्न बन सकता है, और सफल होकर के फिर उस सिस्टम का एक पार्ट बन जाएंगे जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये चीजें रही। इसके अलावा आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाता है ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के आधार पे लगभग आपको 5 से 7 एमसीक्यूज मिल जाएगा, जहां से आप अटेम्प्ट करेंगे कि हमने जो सुबह न्यूज देखा, पढ़ा, उसके आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि किस किस डायमेंशन का बन सकता है। आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी अंदर जो है ना एक पॉजिटिविटी बना रहे कि हाँ, न्यूज़पेपर ही हमने नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर के आधार पर हमने कुछ एमसीक्यूज भी लगाया है, जहां से अगर प्रश्न आता है, क्योंकि संभावित प्रश्न होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न पूछा ही जाए, लेकिन संभावना है कि ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। संभावना पर तो दुनिया ही चल रही है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करेंगे 5 और 6 सितंबर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज है दोस्तों आज का, अगर हम बात करें तो कहा गया है, देखिए यहाँ पे पुनपुन में जो है ना लक्ष्मण झूला आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया गया है, यानी 5 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुनपुन में पिंडदान स्थल पर निर्मित ये लक्ष्मण झूला केवल सस्पेंशन पुल आम लोगों के लिए खोला गया है। तो केवल सस्पेंशन ब्रिज है, ये पुल है, ठीक है, याद रखना है। उन्होंने पुनपुन में आयोजित कार्यक्रम स्थल से पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित जो है ना 1159 करोड़ रुपया 84 लाख रुपए की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ और लोकार्पण किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा जो है ना ये लक्ष्मण झूला है, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो है दुल्हिन बाजार प्रखंड के लाला बदसरा गांव में जननायक कर्पूरी ठाकुर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप निकाल लीजिए, ठीक है। जब मुख्यमंत्री जब उद्घाटन कर रहे हैं ना, तो उसका कुछ औचित्य रहता है, ठीक है, औचित्य रहता है आपके प्रश्न के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि देखिए पुस्तकालय के विभिन्न भागों का निरीक्षण उन्होंने किया, वहां अध्ययन कर रहे बच्चों से उन्होंने मुलाकात भी किया। मुख्यमंत्री ने पालीगंज के सिकरिया ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अब ये देखिए, मुख्यमंत्री ने कहां पे अनावरण किया, पालीगंज के सिकरिया ग्राम में सरदार पटेल की जो है प्रतिमा का क्या किया, अनावरण किया। तो ये भी हमारे लिए एक फैक्ट बन जाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने शिकरिया ग्राम में बने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। देखिए, एक पुस्तकालय यहाँ भी उद्घाटन किया इन्होंने। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बहुत सारे लोग जो है ना शामिल थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा लक्ष्मण झूला, ठीक है। दूसरा चीज हो जाएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, दुल्हनिया बाजार प्रखंड के लाला बदसरा गांव में, ठीक है ना। तो ये पटना के अंतर्गत ही है, लेकिन ये पुनपुन में है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो है ना, देखिए यहाँ पर जीविका दीदियों और लाभुकों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और इन्होंने कहा, देखिए बड़ी संख्या में उपस्थित जो पेंशनधारी लाभुकों हैं और जीविका दीदियां हैं, अन्य लाभुकों को उनसे संवाद किया और कहा कि देखिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है, और कहा है कि आप सभी बुलंदी के साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो सरकार जब ऐसी चीजें बोलती है ना, तो बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है काम करने को लेकर के भी, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ठीक है, बहुत बड़ी जो है ना एक पिलर होती है समाज के लिए, समझ रहे हैं ना। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है हर जिले में एक सरकारी स्कूल मॉडल बनेगा, ठीक है। अब ये शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है ना, जो बिहार के जो है जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं, वो कौन है, तो सुनील कुमार हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ना, इन्होंने कहा कि देखिए कि बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना, 38 जिले हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा सीट कितनी है बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हर जिले में एक सांसद होगा, लेकिन बिहार में जो है ना 40 संसदीय क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, 40 हैं, याद रखना है। और विधानसभा की सीट कितनी है, तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रश्न PYQ का है, पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, बिहार के सभी 38 जिलों में एक एक सरकारी विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे, ऐसा कहना है किनका, तो शिक्षा मंत्री है बिहार के सुनील कुमार, इनका कहना है, ठीक है ना। और इन स्कूलों में सभी आवश्यक जो सुविधाएं हैं, वो जो है आवश्यक सुविधाएं होंगी। सभी जिलों में मॉडल स्कूल बनने के बाद अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर एक एक सरकारी स्कूल को मॉडल बनाया जाएगा। यानी पहले जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात किया जा रहा है,
ठीक है, यानी जिला स्तर पर किया जा रहा है, फिर अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा और फिर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। यानी जो है ना, ये जो पैरामीटर बनाया गया है ना, भैया हर एक स्तर पर हम ऐसी चीजें बना देंगे ताकि जो है ना वो सुदृढ़ हो, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब उन्होंने कहा कि देखिए कि स्कूलों में ITC लैब बढ़ाए जाएंगे और मध्य विद्यालयों की हर कक्षा में कंप्यूटर लगेगा। समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 71 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन जो है ना, चयन किया गया था कितने लोगों का बताइए? चयन किया गया था 72 लोगों का। ऑलरेडी हमने इस पे जो है ना एक क्वेश्चन भी बनाया था टेलीग्राम पे, ठीक है, कि कितने शिक्षक को जो चयन किया गया है राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए, तो 72 का चयन किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रदान कितने लोगों को किया गया है? 71 शिक्षक को। ठीक है, तो याद रखना है 71 शिक्षकों को जो है ना इस बार राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी TRE जो मतलब टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम है, ठीक है, वो 26,000 से अधिक सीटों पर शिक्षकों की बहाली होगी। यानी आप ये मान के चलिए कि 26,000 तो वैकेंसी तो आने ही वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर्स के लिए, ठीक है, TRE 4 के लिए, तो आप लोग अपना तैयारी शुरू जारी रखिए और संभवतः जो है ना नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है। ठीक है, कहा जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए भी 7,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। अब देखिए दिव्यांग बच्चों के लिए भी जो है ना अलग से रिक्रूटमेंट करेगा। ठीक है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्कूली बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान इसी महीने की जाएगी। तो ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि 71 शिक्षकों को जो है ना राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर जिले में एक सरकारी स्कूल मॉडल बनाने की बात की गई है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला जो न्यूज है हमारे लिए, कहा जा रहा है कि बिहार में हर रविवार होगा हॉर्न फ्री। ठीक है, अब हॉर्न फ्री जो तो ये तो देखिए बहुत अच्छी है। ठीक है ना, इससे 2-3 चीज का फायदा होता है। एक तो आपका वायु जो ध्वनि प्रदूषण होता है उस पर भी लगाम लगता है। बहुत सारे ऐसे जो कहा जाता है कि पेशेंट होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत शोर शराबे उनके लिए हार्मफुल होता है, उनसे भी जो है ना निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक दिन के लिए जो है ना जरूरी है। कहा जाता है कि देखिए परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण को रोक लगाने के लिए, ठीक है, लोगों से ऐसी अपील की है। और अत्यधिक हॉर्न से नींद में पड़ती है खलल, तनाव और रक्तचाप में भी जो है ना बढ़ोतरी होती है। और साइलेंस जोन यानी शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर चालान कट सकता है। तो देखिए आप सतर्क रहिए, जो भी साइलेंस जोन है वहां पे अगर आप हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है, ठीक है, कि बेवजह हॉर्न लग जाता है ना, बड़े बड़े हॉर्न लगते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइप के। ठीक है, तो लगाने का शौक होता है तो बजाने का भी तो शौक होता है ना। लेकिन जब शौक होगी तो क्या कहता है सरकार कि जो शौक वाली चीजें हैं उस पे टैक्स ज्यादा लगेगा। यानी शौक अगर आप पालते हैं ना तो पे भी करेंगे आप। ठीक है, तो आप बजाइए, चलान कटेगा, तो 1-2 बार चलान कटेगा, बार-बार आपके नाम से चलान कटेगा तो आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ऐसा सरकार कुछ ला सकता है कानून। अगर आप बार-बार आप मान के चलिए कि मुजरिम बन रहे हैं, ठीक है, तो सरकार आपके ऊपर सख्ती तो करेगी ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कहा जाता है पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई है ये नई पहल हुई है। तो ये भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दरअसल ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को इस दिशा में ठोस कदम उठाने को कहा था। उसी के आलोक में परिवहन विभाग ने लोगों से हर रविवार को हॉर्न न बजाने की अपील की है। समाचार पत्रों के माध्यम से रविवार को इस बाबत लेख भी प्रकाशित कराया जाएगा। तो आप मान के चलिए ना कि आप खुद अवेयर हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, आप खुद समझिए, ठीक है, कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, हॉर्न बजता हो तो कितना डिस्टर्बेंस होता होगा। तो आप ये जब आप अपने लिए सोच सकते हैं तो आप भी अगर ये काम कर रहे हैं तो और भी दूसरे लोगों के लिए भी सोचिए। ठीक है, अब देखिए कि बेवजह तो चीजें तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण का स्तर है। कहा जाता है राज्य में वाहनों को के लगातार बढ़ने से जो है ध्वनि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 55 डेसिबल से अधिक आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। अब जो है प्रश्न पूछ सकता है और एक बार जो है प्रश्न कमीशन ने पूछा भी है, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स का क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, आप जब फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कितने डेसिबल तक जो है ना हम क्लियरिटी के साथ सुनते हैं, तो वो चीजें तो पूछा हुआ है ही। लेकिन जो है ना कि शोर जो होता है प्रदूषण, उसको जो है ना कितने डेसिबल को मानते हैं, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, 65 डेसिबल, ठीक है ना, से अधिक आवाज को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है और 75 डेसिबल से अधिक आवाज हानिकारक हो जाती है। पटना सहित अन्य प्रमुख शहरों के आवासीय क्षेत्रों के अधिकतर स्थलों पर जो है ना ध्वनि प्रदूषण का स्तर औसतन 80 डेसिबल से अधिक पाया गया है। न्यायालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, आवासीय क्षेत्र और संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सचिवालय, विधानसभा, राजभवन, जैविक उद्यान आदि के 100 मीटर के दायरे में शोर करना वर्जित है एवं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर, डीजे, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग भी मनाही है। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा है, समझ रहे हैं बात। ठीक है, हॉर्न बजाने पर 10,000 रुपए तक का आपका जुर्माना लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से चीजें करते हैं तो आपको जो है ना, अगर पालन नहीं करेंगे तो आपको चालान कट जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि सड़कों पर कान फोड़ या अनावश्यक हॉर्न बजाने वाले
को के खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो जाएगी। तेज हॉर्न बजाने या प्रेशर हॉर्न, फैंसी हॉर्न का इस्तेमाल करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साइलेंस जोन यानी शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर भी चालान कट सकता है, जिसके लिए 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। हर रविवार को हॉर्न फ्री है बिहार में, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ये पहल है, इनिशिएटिव है, ठीक है, सरकार की तरफ से, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए कृषि विभाग की तरफ से जो है कहा गया है कि किसानों की का हितैषी रही है बिहार सरकार। ठीक है ना। अब कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन में से खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। अब बताइए, कृषि रोड मैप चतुर्थ आपको पता होना चाहिए, कब से कब तक चलाया जा रहा है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। चतुर्थ कृषि रोड मैप के बारे में 2023 से लेकर के 2028 तक चलाया जा रहा है, याद रखना है। ठीक है। अब कहा जाता है ना कि देखिए चावल जो है ना 26.25 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के कितना हो गया है, 95.23 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तो देखिए चावल में भी जो है उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है। मक्का उत्पादन में जहां 14.91 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, अब बढ़कर के कितना हो गया है, 58.65 लाख मीट्रिक टन हो गया है। गेहूं के उत्पादन अगर हम देखें तो 32.79 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के कितना हो गया है, तो ये बढ़कर के 73.07 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देखिए ये सरकारी डेटा है, याद रखना है। जब भी ऐसी चीजें पूछी जाती है ना, तो आपको ये डेटा लिखना ही पड़ेगा ऑथेंटिक आंसर बनाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। अब जहां कहा जाता है ना कि फलों जैसे आम, लीची, सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैगन, टमाटर के उत्पादन और उत्पादकता में भी काफी वृद्धि हुई है। ठीक है ना। तो एक जिला एक उत्पाद वाली जो हमने वीडियो बनाया था, वो जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है। अब कृषि उत्पादन में बढ़ता बिहार जो है, देखिए लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं पूरे देश में। ठीक है ना। लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन में नंबर 1 पर हैं, याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कृषि का। ठीक है ना। मक्का उत्पादन में देश भर में हम जो है ना दूसरे नंबर पे हैं, और आम और आलू उत्पादन में नंबर 3 पर है। तो पहले नंबर पर किसमें है, दूसरे नंबर पे किसमें है, और तीसरे नंबर में कृषि ऐसे उत्पाद है, कौन सा ऐसा कृषि उत्पाद है जिसमें हम 1, 2, 3 पर हैं, याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब कहा जा रहा है ना कि बिहार सरकार 2008 से ही कृषि रोड मैप बना करके कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम लगातार चला रही है, और प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012 शुरू किया गया, और द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17, और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 23, और वर्तमान में चतुर्थ कृषि रोड मैप चल रहा है, जो कि 2023 से 2028 लागू है। याद रखिएगा, ये कृषि रोड मैप जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहा जाता है चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत खाद्यान्न फसलों के अलावे दलहन, तिलहन के उत्पादन, जलवायु अनुकूल कृषि, जैविक खेती एवं चौड़ क्षेत्रों का विकास कर उसमें मछली पालन, मखाना एवं सब्जियों की खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये उद्देश्य जो है ना किसका है, चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं कि कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए जो विश्वविद्यालय एवं संस्थान है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया पूसा समस्तीपुर में है, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में है, और उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में है, वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में है। इसके साथ साथ मांस, मछली, अंडा, दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अगर मांस उत्पादन में बात करें तो 1.76 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 4.04 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अंडा उत्पादन जो है 79 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर के 344 करोड़ प्रति वर्ष हो गया है। मछली उत्पादन जो है 2.68 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 9.6 लाख मीट्रिक टन हो गया है। दूध जो उत्पादन है वो 47.43 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 128.52 लाख मीट्रिक टन हो गया है। कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन से जैविक खेती का विस्तार हो रहा है, और राज्य में मखाना और शहद उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो ये सारे फैक्ट जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री हमारे, उनके कर कमलों से जो है ना भोजपुर जिला अंतर्गत जो है आज 740 करोड़ 38 लाख की लागत से जो है ना 432 योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए देख लेते हैं हम कि 125 करोड़ 16 लाख की लागत से आरा बक्सर 4 लेन यानी NH 922 से छपरा भाया बबूरा पथ पर 4 लेन से 6 लेन का चौड़ीकरण किया जाएगा। 87 करोड़ की लागत से अस्टाम वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत आउटफॉल नाला, संप हाउस, न्यू पुलिस लाइन से MP बाग नाला मोड़ तक जो है ना संरेखण का निर्माण किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी योजनाओं का जो है ना आपको यहाँ पे चीजें दी गई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है। तो याद रखना है, ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं ये, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ उद्घाटन किए जाते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है ना देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ जो है 7 सितंबर से किया जा रहा है, यानी कल, आज 6 सितंबर है, कल से किया जा रहा है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कहा जाता है ना कि
15 सितंबर से 10,000 रुपए भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। यानी आपको जो है ना रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है कि देखिए आपको जो है ना महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जो है ना ये एग्जाम्पल आप है, ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, ताकि महिलाओं को जो है सशक्त करने की जो है सरकार की जो नीति है, ठीक है, ये बहुत ही जो है बहुत बड़ी नीति है, ठीक है, ताकि महिलाओं को सशक्त किया जाए। जो घरेलू महिलाएं हैं उनको कुछ पैसे दे करके, ठीक है ना, उनको जो है ना उनसे रोजगार करवाया जाए, क्योंकि वो खुद आत्म क्या रहें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, खुद के ऊपर भरोसा करके रखें। और सरकार जब ऐसे कदम उठाती है तो केवल और केवल एक महिला का सशक्त नहीं करते हैं, एक परिवार को भी सशक्त किया जाता है, ठीक है। तो सरकार कह रही है ना कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ अगले 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगा और 7 सितंबर से संभावित तिथि मानकर ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी देखिए इसको कौन चला रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है कि इस दिन विभिन्न जिलों के लिए जागरूकता वाहन भी रवाना किए जाएंगे, साथ ही आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वहीं विभाग का लक्ष्य 15 सितंबर से योजना की प्रथम किस्त की 10,000 का भुगतान लाभुकों को के बैंक खाते में शुरू कर दिया जाए, यानी दे दिया जाए। इस योजना को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के जीविका के कर्मियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो जीविका दीदियों को इस योजना के बारे में हर जानकारी दें, ताकि वह शीघ्र इसका लाभ उठा सकें। वहीं जीविका मुख्यालय के पदाधिकारियों को भी जिलों में भेजा गया है। उन्हें निर्देश है कि वहां कैंप करें, जिला प्रशासन के से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करें। जीविका पदाधिकारियों और कर्मियों को कहा गया है कि मुख्य रूप से जीविका दीदियों को यह बताना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका बैंक, देखिए 2 चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों योजनाओं उन्हीं के लिए है। इन दोनों योजनाओं में क्या भिन्नता है, इसका लाभ लेने के लिए दीदियों को कौन कौन सी पहल करनी है, दोनों योजनाओं के लाभ लेने की प्रक्रिया भी अलग है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता जीविका सदस्यों को दी जाएगी, ताकि वो अपने पसंद के रोजगार शुरू कर सके। रोजगार शुरू जब कर लेते हैं तो उसके बाद उसका आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उन्हें दी जाएंगी। तो देखिए ये सहायता जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वहीं जीविका जो निधि है उससे जो है जीविका दीदियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा। तो ये जो फंड बनाया गया है ना, ये फंड के माध्यम से आपको 10,000 रुपया तो भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जब क्रियान्वयन आप अच्छे से कर पाएंगे ना, फिर आपको 2 लाख रुपया उसको और विस्तार करने के लिए दिया जाएगा। समझिए सरकार का इनिशिएटिव कितना बड़ा है, ठीक है ना। लोन की राशि 3 तरह की होगी, 15,000, 75,000 और 2 लाख का। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने की आपको जो है लोन दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि जीविका के सदस्यों को ही योजना का लाभ मिलेगा, जो जीविका के सदस्य हैं, ठीक है। तो कहा जाता है ना, विभाग ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जीविका का सदस्य बनना अनिवार्य है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में 1,40,00,000 ग्रामीण महिलाएं जीविका के सदस्य हैं। वहीं शहरों में भी जीविका दीदियों की संख्या 3,85,000 है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा है, डेटा याद रखना है, ठीक है ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 3 लाख लाभार्थी बढ़ चुके हैं। अब ये भी एक डेटा है, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार ने अभी उनकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि जो है जून 2025 से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 400 रुपया से बढ़ा करके जो है ना अब कर दिया गया है 1100 रुपया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना है। और उस वक्त कहा जाता है इसका भुगतान जुलाई को बैंक खाते में शुरू किया गया था। उस वक्त राज्य में 1.11 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी थे, मगर अगस्त में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ करके 1.12 करोड़ हो गई है। अब सितंबर में भुगतान के लिए पूर्व इनके लाभार्थियों की संख्या 1.13 लाख हो गई है, याद रखना है। इस योजना के तहत वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांगजन हो, उनको मासिक पेंशन दी जाती है। जून से पहले इन योजनाओं के लाभार्थियों को कितना अपेक्षाकृत कम थे और प्रति माह 400 रुपया मिलते थे। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो है ना लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब राशि जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। अब देखिए योजना का नाम, अगस्त में लाभुकों की संख्या एवं राशि देखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रहा था, उसमें कितने लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना। तो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम मतलब की योजनाएं चल रही हैं, उसके अंतर्गत ये चीजें बात की गई है, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जाता है बिहार के संस्थानों की रैंकिंग सुधरी है और दिल्ली की जो है ना संस्थानों का जो है दबदबा बना हुआ है। तो बात किया जाता है ना कि जो अभी NIRF की जो रैंकिंग जारी हुई है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी हुआ है, ये किनके द्वारा जारी किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये चीजें जारी किया गया है। और इसमें बिहार की शैक्षणिक संस्थानों ने अच्छी खासी जो है ना वर्क किया है और अपनी जो है स्थिति अच्छी बनाई है। वहीं दिल्ली के शिक्षण संस्थानों का जो है ना दबदबा इस रैंकिंग में, NIRF की रैंकिंग में जो है बना हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को ओवरऑल रैंकिंग में 14वां स्थान मिला, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यह बिहार का सबसे बेहतर रैंकिंग वाला संस्थान है। केंद्रीय कृषि विद्यालयों में यह पहले स्थान पर रहा,
ठीक है, यानी कृषि विश्वविद्यालयों में ये जो है ना केंद्रीय पूरे भारत में ये कृषि विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर है। पूर्वी भारत में स्थित सभी कृषि विश्वविद्यालयों में भी इसने पहला स्थान प्राप्त किया है और 2024 में इसकी रैंकिंग 29वीं थी। ठीक है, वहीं लॉ में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को 17वीं यानी 17th रैंक मिला है, पिछले साल 31वीं रैंक पर थी। ठीक है, IIT पटना ने इंजीनियरिंग श्रेणी में 19वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 34वें से 15 पायदान ऊपर है। ठीक है ना, 34वें स्थान पर था, अब 19वें पर आ गया है। ओवरऑल श्रेणी में संस्थान ने 36वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 2024 में 73वां स्थान था। वही NIT पटना को इंजीनियरिंग श्रेणी में 53वां स्थान मिला है और पिछली बार 55वें स्थान पर था। मैनेजमेंट में IIM बोधगया को 31वां स्थान मिला है, पिछली बार 33वें स्थान पर था। तो ये चीजें तो हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो महाविद्यालय की जो श्रेणी में पटना विमेंस कॉलेज है उसको 134वां स्थान मिला है। ठीक है, राज्य से 80 से अधिक कॉलेजों ने कराया था पंजीयन, पटना विश्वविद्यालय रैंकिंग से बाहर है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। IIT मद्रास जो है ये शीर्ष पर बना हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर प्रश्न पूछता है तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है IIT मद्रास लगातार 7वें वर्ष जो है ना अव्वल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 में IIT मद्रास है, फिर IISc बेंगलुरु है, IIT बॉम्बे है, चौथे नंबर पे IIT दिल्ली, 5वें नंबर पर IIT कानपुर, 6ठे नंबर पे IIT खड़गपुर, IIT रुड़की जो है 7वें नंबर पे, एम्स दिल्ली 8वें नंबर पे, JNU 9वें और BHU 10वें स्थान पर है। विश्वविद्यालय कैटेगरी टॉप जो 10 है ना उसमें IISc बेंगलुरु पहले नंबर पे, ठीक है, और JNU दूसरे नंबर पे, मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल की बात किया जा रहा है, ये तीसरे नंबर पे, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली चौथे नंबर पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पे, BHU वाराणसी 5वें नंबर पे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT पिलानी, ठीक है ना, ये 7वें नंबर पे, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर ये जो है आपका 8वें नंबर पे, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता ये 9वें नंबर पे, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, ठीक है, ये आपके 10वें नंबर पर है। तो ओवरऑल जो है ना चीजें देखें कि हमारा जो है ना हमारी रैंकिंग कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने पहले ही भी आपको पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि बिहार से जो है ना अलग अलग जगहों पे, जैसे काठमांडू हो गया, शारजा हो गया, बैंकॉक हो गया, कोलंबो हो गया, सिंगापुर के लिए जो है ना इंटरनेशनल जो है ना उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मार्ग पे चलेगा। तो देखिए पटना से जो है ना काठमांडू के लिए आपको मिल जाएगा डायरेक्ट आपको फ्लाइट, इसके अलावा गया जी से शारजा के लिए मिल जाएगा, गया जी से बैंकॉक के लिए मिल जाएगा, गया जी से कोलंबो के लिए मिल जाएगा, और गया जी से जो है ना आपको सिंगापुर के लिए मिल जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा ना कि जब हम एग्जामिनेशन की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हाल ही में जो है ना बिहार से कितने देशों की जो है ना इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो है फ्लाइट की सेवा शुरू की गई है, ये हमारे लिए प्रश्न बनता है। ठीक है, और ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहां से कहां तक, ठीक है, किस जो है हवाई अड्डे से। तो बिहार में अभी वर्तमान में जो है ना 3 एक्टिव हवाई अड्डा है। ठीक है, याद रखना है। चौथा जो है ना पूर्णिया का होगा, और पूर्णिया का जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन कितने तारीख को हो रहा है, 15 सितंबर को हो रहा है। तो आपके प्रारंभिक परीक्षा के ये बाद होगा। ठीक है, जो 71वीं BPSC का जो एग्जामिनेशन है कब 13 सितंबर को होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी को डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता हो गया होगा, और 11 तारीख को आपको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जहां भी आपके सेंटर पड़ेंगे उस सेंटर का नाम प्रॉपर मिल जाएगा, अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता चला है। ठीक है, तो ये चीजें तो है ही। तो हमें जो है ना कि अभी एक्टिव जो हवाई अड्डे हैं बिहार में वो 3 हैं, और चौथा जो है 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो उसके बाद जो है ना हमारे लिए कंफ्यूजन का सवाल ये है ना कि कहां से जो है सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ना उड़ान भरेगी, किस हवाई अड्डे से। तो आपको याद रखना है गया जी से। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना है। अब देखिए कुछ चीजें और हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जंक फूड को करें ना, बच्चों को घर का खाना दें। यानी कहा जा रहा है ना कि जंक फूड को लेकर के आपको सतर्क हो जाना है, और इसी पर जो है ना इस बार UPSC ने मेंस के पेपर बनाया, तो ये क्वेश्चन यहां से डाला है मेंस का। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है ना कि क्या चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारी अगर हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार की जो है ना ट्रेडिशनल भोजन क्या है। ठीक है, क्या है भोजन, तो हम लोग जो है सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, जो घर में रोटी सब्जी बनी है वो हम खाते हैं। दोपहर में क्या खाते हैं, तो जो घर में दाल चावल बनता है वो खाते हैं। और शाम को हम क्या खाते हैं बिहार में, तो भूजा तो जानते होंगे ना, तो भूजा खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं। लेकिन आज के डेट में हम क्या खाते हैं, मोमो खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तो वो जो है ना कहीं जंक फूड है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका मोटापा बढ़ जाएगा। बहुत सारे ये हेल्दी भोजन नहीं है, अनहेल्दी है। इससे जो है आपकी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने के साथ साथ बहुत अलग प्रकार की जो बीमारियां आपके बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम जो है ना कि किसी भी चीज को लेकर के जो है ना बहुत हमारी आदत हो जाती है। जैसे हमारा खाने का मतलब है दाल चावल,
ठीक है ना, बिहार के हैं तो बिहार में आपको देखते होंगे कि दाल चावल जो है ना हमारा फेमस भोजन है, प्रसिद्ध खाना है, ठीक है। हमने उसमें क्या किया, हमने ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है ना, उदारीकरण के बाद हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है। लेकिन आज के डेट में जंक फूड को लेकर के बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो हमें जो है इसको लेकर के सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब यह है कि वो किस तरीके से तेल यूज कर रहे हैं, कैसा मसाला यूज कर रहे हैं, वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप मेयोनीज का नाम सुनेंगे, वो किस तरीके से बनता है, जब आप वो देख लेंगे बनते हुए तो शायद आप खाना छोड़ देंगे कि दूध में रिफाइंड डाल करके फिर उसको जो है ना पूरा का पूरा उसको पेरा जाता है, फिर वो क्रीम निकलता है, फिर हम खाते हैं। तो यार सोचिए कि कितना वो जो है ना हमारे लीवर को लेकर के कितना नुकसानदायक है, समझ रहे हैं। तो ये जो है ना कि यूनिसेफ के द्वारा एक ऐसा कहा गया है, ठीक है, और यूनिसेफ और बिहार सरकार ने मेरी थाली सेहत वाली अभियान की शुरुआत किया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट जो है ना अभियान है कि मेरी थाली सेहत वाली अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो यूनिसेफ और बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीजें दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो कम से कम जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया जा रहा है ना, उस इनिशिएटिव के बारे में हमें पता होना चाहिए, उस कार्यक्रम उस अभियान के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा अगर निकालना है तो प्रारंभिक परीक्षा निकालने का हमें तरीका समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बचपन में ही अगर बच्चों को जंक फूड से दूर रखा जाए तो उन्हें इससे दूर रहने की आदत हो जाएगी। जैसे भी वो बच्चों को घर का खाना ही दे, बच्चों को खाने की आदत माता पिता ही लगाते हैं, ठीक है। ये बातें यूनिसेफ और बिहार सरकार द्वारा आयोजित मेरी थाली सेहत वाली कैंपेन के लॉन्चिंग के दौरान हो रही थी। पौष्टिक खाने को लेकर के मीडिया संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को यूनिसेफ ने आयोजित किया था। इस मौके पर मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने कहा कि मध्याह्न भोजन में इस बात पर पूरा ख्याल रखा जाता है कि बच्चों को पौष्टिक खाना देना, जो भी खाना दें इसमें विटामिन, आयरन, प्रोटीन के साथ तमाम मिनरल्स रहें। इससे बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास प्रॉपर हो और अभिभावकों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जंक फूड नहीं देने की आदत अभिभावक के हाथ में ही है। कार्यक्रम की शुरुआत यूनिसेफ के सीएपी, मतलब ये बेवजह चीजें हैं, इसको हमारे लिए कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अभियान का नाम आपको याद हो जाना चाहिए कि मेरी थाली सेहत वाली अभियान, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है ना कि नीतीश कुमार जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा जो है ना पटना जिला अंतर्गत 1159 करोड़ 84 लाख की लागत से जो है ना कुल 17 योजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें देख लेना है, ठीक है। अब देखने के दौरान आपको क्या क्या चीजें हैं ये आपको एक करके ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे चीजें हो रही हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं जो ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं इसके बारे में आपको, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड करके, और ये सारी चीजें याद रखना है यहाँ पे कि 256 करोड़ 60 लाख की लागत से जो है ना 400 किलोवाट बक्सर थर्मल पावर प्लांट नौबतपुर डबल सर्किट संचरण लाइन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमें देख लेना है कि कहां कहां पे क्या क्या चीजें जो शुरू किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगला जो है ये कहा जा रहा है कि बिहार के 3 समेत 81 शिक्षकों को जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए टोटल जो है ना 81 शिक्षकों को दिया गया, ये जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है कितने लोगों को दिया गया, 81 लोगों को। लेकिन राज्य शिक्षा पुरस्कार 2025 से कितने टीचर्स को जो है ना सम्मानित किया गया है, आपको इसी से याद रखना है 71, ठीक है ना। और अगर 81 का राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है तो ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए, वो 3 नाम कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। देखिए बिहार से ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सुपौल के शिक्षक हैं दिलीप कुमार, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय सुहागी किशनगंज की कुमारी निधि और सैनिक स्कूल नालंदा के शिक्षक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार को सम्मानित किया गया है। तो ये 3 नाम जो है ना आपको याद रखना चाहिए। इनको जो है ना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुल 81 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है ना कि सैन्य महाशक्ति बनने का भारत ने खींचा है खाका, ठीक है। अब ये ऐसा किस लिए हो रही है आपको पता होना चाहिए कि जनरली हम जब देखते हैं ना कि वॉर के पहले जो है ना हमें वॉर की तैयारी करनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, यानी युद्ध से पहले युद्ध स्तर की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सैन्य महाशक्ति बनना अगर है भारत को तो हमें जो है ना अपनी जो है खाका जो है ना खींच देनी चाहिए और हम अपनी तैयारी को उस तरीके से पुख्ता कर देनी चाहिए ताकि हम किसी भी वॉर को लेकर के किसी भी समय हम रेडी रहें, क्योंकि अनिश्चितता के दौर से पूरा विश्व जो है गुजर रहा है आज के डेट में। कब किसके साथ जो है वॉर छिड़ जाए इसकी कोई भी जानकारी नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो हमें जो है ना सतर्क रहना होगा, यानी भविष्य की सशस्त्र सेनाओं को
AI से संचालित हथियार से उनको प्रशिक्षित किया जाए, हाई एनर्जी लेजर वेपन्स से उनको लैस किया जाए, स्टील्थ ड्रोन से दिया जाए ताकि वो उसके माध्यम से क्या हो जाए, सशक्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं, आधुनिक हथियार है ये सारी चीजें, जिससे अगर वॉर होता है तो अगर हम उन सारी चीजों से हाई टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करेंगे तो आज के डेट में युद्ध लाठी और डंडे का नहीं है, ठीक है, गोली और बंदूक तक नहीं सिमटा है। आज के डेट में बहुत आगे निकल चुकी है टेक्नोलॉजी। हम उस स्तर पर भी हमारी अपने आप को क्या करना होगा, सुदृढ़ करना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से जब ये घोषणा कर रहे थे कि सुदर्शन चक्र जो है हम बनाएंगे अपना सुदर्शन मिशन सुदर्शन, तो जो है ना कि सरकार चाहती है कि हम अपने डिफेंस को जो है ना, अपनी सिक्योरिटी को इतनी स्ट्रांग कर दें कि कोई उसे भेद ना पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या चीज है। क्वेश्चन को हम इस टॉपिक को देख करके समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत जब हमारी हो जाती है ना, तो हम जो है कि केवल टॉपिक देखते ही हमारे मन में वो विचार उत्पन्न होते हैं कि आखिर राइटर कहना क्या चाहता है, जो लिखा है ये आर्टिकल उसका विचार क्या है, कहां से वो चीजें सोच पा रहा है। क्योंकि जब वो सोच पा रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग ही और आगे तक सोचना है, हम इसको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि आप यहां पर देखें तो कहा जाता है कि भारत ने अगले 15 साल में बड़ी सैन्य महाशक्ति बनने का रोड मैप तैयार कर लिया है और इस तैयारी के साथ सरकार चाहती है कि सेना को ताकत के साथ साथ तकनीक में भी आगे रखा जाए ताकि अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ना पड़े तो सेना आगे रहे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय जल थल नभ तीनों सेनाओं के कायाकल्प पर काम कर रहा है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस AI संचालित हथियार और डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन्स के साथ स्टील्थ ड्रोन पर भी है। इनको ही भविष्य का मारक हथियार माना जा रहा है, याद रखना है। ठीक है ना, आपके जब मेंस के अगर क्वेश्चन ऐसे टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें जो है ना कोट करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे मार्क्स आपको गेन करने हैं तो। समझे, कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को अपनी ताकत से परिचित कराने के 4 महीने बाद सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाले युद्धपोत, अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक यानी नेक्स्ट जनरेशन का युद्धक टैंक, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतरिक्ष आधारित युद्ध तकनीक पर काम किया जाएगा। हिंद महासागर में नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए देश में जल्द परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत तैयार किया जाएगा। इस पर देश में ही तैयार लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे। देश में अभी 2 विमान वाहक पोत हैं जिसमें एक रूस का है और दूसरा स्वदेशी है। युद्ध पोतों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाया जाएगा और भविष्य में 10 छोटे युद्ध पोत तैयार करने की भी योजना है। इसके अलावा 7 एडवांस युद्ध पोत और 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। तो ये जो है ना कि बनाया जा रहा है कि भविष्य को ध्यान में रख करके हमें अपनी तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि देश की हवाई ताकत को अपग्रेड करने के लिए, उन्नत करने के लिए वायुसेना को 75 हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, 150 स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन, सैकड़ों प्रिसीजन गाइडेड हथियार और 100 रिमोट संचालित विमान भी दिया जाएगा। ठीक है, नई पीढ़ी वाले डबल इंजन लड़ाकू विमान, डेक आधारित लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू विमानों को भी वायुसेना में शामिल करने की योजना सरकार बना रही है। और रक्षा मंत्रालय के विजन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सेना में T-72 बेड़े की जगह लगभग 1800 अत्याधुनिक टैंक, पर्वतीय युद्ध के लिए 400 हल्के टैंक पर लगने वाले 50,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 700 से अधिक रोबोटिक काउंटर IED प्रणाली शामिल की जाएगी और ड्रोन को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो ये जो है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में। अब विजन डॉक्यूमेंट्स में क्या कहा गया ये हमें होनी चाहिए जानकारी। 1800 अगली पीढ़ी के टैंक लेंगे T-72 टैंक की जगह, 200 तरह के हथियार जुटाने की योजना 15 साल में और 500 हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदेगी सेना। ओवरऑल देखा जाए ना तो जो चीज हमने यहाँ पर देखा उसकी एक समरी तैयार करके यहाँ पर दे दिया गया है। समझ रहे हैं। 62 राफेल विमान 2030 तक होंगे वायुसेनाओं के पास। 2030 तक यानी अगले 5 साल में जो है ना 62 राफेल विमान हमारे पास हो जाएगा और 80 अरब डॉलर का रक्षा बजट भारत का है वर्तमान में, तो ये बहुत बड़ा बजट है। और 10 उन्नत युद्धपोत और एक परमाणु संचालित विमान वाहक पोत जो है अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में तैयार किए हैं, उसमें शामिल किए हैं। इसके साथ साथ हाईटेक युद्ध लड़ने की सशस्त्र सेना की योजना है। तो ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया कि अब जो तरीका है ना युद्ध लड़ने का वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और चीज हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट जो महोत्सव, सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो जहानाबाद जिले के काको में किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है किसके तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है, तो पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन जहानाबाद के संयुक्त तत्वाधान में सूफी महोत्सव 2025 का आयोजन जहानाबाद काको में किया जा रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें जो है ये महोत्सव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि कौन कौन इसमें शरीक हुए, ये हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार के किस जिले में इसका आयोजन किया गया। ठीक है,
तो वो हम देख लिए हैं। अब जो है ना कहा जा रहा है पहली बार एमएसपी पर मोटे अनाजों की खरीद का सरकार ने तय किया है लक्ष्य, मोटे अनाज को भी शामिल करने की बात किया है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम ये देख लेते हैं कि पहली बार एमएसपी पर मोटे अनाजों की खरीद पर सरकार ने तय किया लक्ष्य। ठीक है, वो आखिर है क्या? एक क्वेश्चन पूछा था, लगभग आप देखें तो ये जो है ना 65वीं या 66वीं यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। सोचिए किसके द्वारा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, कुछ कहेंगे नीति आयोग द्वारा, मतलब कि अलग अलग जो है ना मंत्रालय का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो आपको जो है ना कि क्वेश्चन पूछने का तरीका, एमएसपी एक टॉपिक न्यूज में है, जरूरी नहीं है कि मोटे अनाज के बारे में पूछ ले। ठीक है, जरूरी नहीं है, हम जो है ना कि यहां से क्वेश्चन कमीशन बना सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एमएसपी निर्धारित कहा जाता है कि चालू खरीफ सीजन में श्री अन्न पर एमएसपी की बढ़ोतरी का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। रागी का एमएसपी 4,886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से करीब 14% अधिक है। ज्वार या मालदंडी किस्म का एमएसपी 3,749 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरे का 2,775 रुपया प्रति क्विंटल रखा गया है। एमएसपी में इस वृद्धि से संकेत मिलता है कि सरकार अब इन्हें परंपरागत खाद्यान्नों के बराबर महत्व देने को तैयार है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए सरकार ने एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीदारी में धान के साथ मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर भी फोकस बढ़ाया है और खरीफ विपणन सत्र 2025-26 में जहां 463.5 लाख टन धान खरीद कर लक्ष्य तय किया गया है, वहीं 19.19 लाख टन मोटे अनाज को भी केंद्रीय पूल में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह पहला मौका है जब सरकार ने श्री अन्न की खरीदारी का लक्ष्य तय किया। सोचिए ये क्यों नहीं प्रश्न आपसे पूछेगा, ये पहला मौका है जब ऐसा इनिशिएटिव सरकार के द्वारा ऐसी पहल की गई है। यह कदम सिर्फ उपभोक्ताओं की पोषण सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और खेती को अधिक लाभकारी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। याद रखना है इस बात को। ठीक है, सरकारी खरीद अब तक जो है ना कि खरीद का जो जोर मुख्य रूप से धान और गेहूं पर रहा करता था, इसका असर यह हुआ कि किसान उन्हीं फसलों की ओर क्या हुए ज्यादा आकर्षित होने लगे जिनकी खेती में पानी की अधिक खपत होती है और मिट्टी की सेहत पर भी दबाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन अब सरकार जो है ना श्री अन्न की ओर रुख कर रहा है, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी जैसे फसलें कम पानी में पैदा हो जाती हैं और किसानों की नगद आय में भी बढ़ोतरी होती है और इनके एमएसपी की घोषणा और खरीद का भरोसा किसानों को भी एक बड़ा राहत प्रदान करेगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब कहा जाता है ना कि फसल विविधीकरण और पोषण सुरक्षा को हम कैसे जो है ना समझें। कहा जाता है कि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता से खेती असंतुलित हो रही है और श्री अन्न की खरीद बढ़ने से फसल विविधीकरण को बल मिलेगा और यह बदलाव किसानों को नए विकल्प देगा, उनकी आय को स्थिर करेगा। साथ ही श्री अन्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील और आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में शामिल करने से समाज के गरीब तबकों को पोषण युक्त भोजन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अब सोचिए आप पीडीएस सिस्टम से आप जुड़े होंगे, ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सप्लाई जो है, आप इससे जब जुड़ते हैं ना तो आपको जो है सरकार अब चाहती है कि सार्वजनिक वितरण जो पीडीएस सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें जब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इसमें जब आ रहे हैं आप, तो इससे क्या होगा फायदा कि सरकार जब आपको जो है मोटे अनाज देगा। हम गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि मक्की की रोटी हम नहीं खा पाते हैं, हमारी आदत है ना कि मैदे वाली रोटी खाने की, रबड़ वाली रोटी, ठीक है, व्हाइट सी रोटी देखने में सुंदर लगता है। लेकिन आप जब मक्की की रोटी खाते हैं तो उसकी खुद सोचिए, उसमें फाइबर की मात्रा, उसकी प्रोटीन, उसमें मिनरल्स कितने सारे हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत चीजें आ रही हैं, श्री अन्न कहा जा रहा है उसे। सरकार चाहती है कि आप इन चीजों को आप खाएं ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, ये कहा जा रहा है जीएसटी अब तक का हिसाब किताब कैसा रहा। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा स्टैटिक, जब आप टैक्सेशन पढ़ते हैं तो जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये है और ये डेस्टिनेशन वेस्ट जो है ना आपका क्या है, टैक्स है, ये याद रखना है। अब कहा जाता है ना कि जीएसटी अब तक का हिसाब है कि मोदी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी को 4 के बजाय 5 और 18% के 2 स्लैब में कर दिया है। इससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी और मांग में तेजी आएगी। अब हम ये देखते हैं कि 2017 में सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के तौर पर लाए गए जीएसटी से किन फायदों की उम्मीद थी और अब तक इससे क्या हासिल हुआ है। इसलिए थी जीएसटी की जरूरत, क्यों जरूरत थी बताइए। आप लोगों ने तो जीएसटी पढ़ा ही होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से पहले भारत में अप्रत्यक्ष कर का एक जटिल तंत्र था। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग स्तर पर कई सारे टैक्स वसूलती थी। इससे पैदा होने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां थी करों का कैस्केडिंग इफेक्ट, या ऑलरेडी जो है ना यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में।
कहा जाता है कि उस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दिए बिना कई स्तरों पर कर लगता था। इस तरह के कर पर कर लगने वाली स्थिति बनती रहती थी। ठीक है, यानी टैक्स पर टैक्स हम दे रहे थे, यही कैस्केडिंग इफेक्ट इसको कहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी, वैट बिक्री के स्टेज पर वसूला जाता था। इस तरह उत्पादों को दोहरे कराधान का सामना करना पड़ता था। एक से अधिक टैक्स नियमों का पालन करने का बोझ बढ़ता चला गया। कंपनियों को कई सारे अप्रत्यक्ष कर देने होते थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ता था जिसको वैट बोलते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ता था, सर्विस टैक्स देना पड़ता था, मैन्युफैक्चरिंग पर, मतलब कि आप ये देखिए कि अलग अलग चीजों पर देना पड़ता था। ठीक है, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स हमें जो है ना देने पड़ते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि भाई तुम कौन से टैक्स लेते हो। आज अब जो है ना केवल हम कहते हैं कि भाई जीएसटी देनी है आपको, ये नहीं बोलते हैं कि आपको जो है सर्विस टैक्स देना है, आपको अब देना है जीएसटी, जो कि ऑलरेडी जो है ना जीएसटी में आपका जिस स्लाइड में आप आते हैं उसके अनुसार जो है ना लिख दिया जाता है जब आपको पास मेमो आता है। ठीक है, तो मेमो में लिखा रहता है कि भैया देखो आपने जो है ना 1000 रुपए की शॉपिंग तो किया, लेकिन जो है ना 15% जो है ना इस पे जीएसटी भी जाना था, तो आप 1000 का 15% आप क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे और लिख दिया जाएगा जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी जैसे ही लिखा गया तो आपकी जो है ना यहाँ पे 1000 रुपए की जगह पे इसके 1000 प्लस कितना 15% जोड़ करके आपको फिर पे करने होते थे। समझ रहे बात? तो ये चीजें हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि देखिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभाव। ठीक है, कहा जाता है कि अलग अलग राज्यों के टैक्स रेट अलग अलग थे, टैक्स वसूलने की उनकी प्रक्रिया भी अलग थी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में जो है ना बाधाएं आती थी। राज्य के टैक्स रेट और प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण कंपनियों को अलग अलग राज्यों में कारोबार का विस्तार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी के प्रमुख फायदे क्या हुए, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि जीएसटी लागू होने से टैक्सेशन सिस्टम और अर्थव्यवस्था को कई फायदे हुए हैं। उनमें से एक है एक देश एक टैक्स, याद रखना है। ठीक है, एक देश एक टैक्स। और इसके अंतर्गत हम जब देख रहे हैं ना तो ये जरूरी है कि पूरे भारत में मैंने आपको बताया कि आज के डेट में आप कहीं पर अगर आप मतलब मान के चलिए ना कि आप 10 रुपए का कुछ खरीद रहे हैं और उससे कहिए कि भैया हमें जो है प्रॉपर बिल चाहिए, तो आपसे क्या कहेगा कि अगर हम बिल आपको देंगे तो इस पे जो है ना लगने वाला जो जीएसटी है वो टैक्स नहीं बोलता, उसको नहीं आता है टैक्स, उसको आता है जीएसटी। अब आ गया है। ठीक है, अब कहता है ना कि भैया देखिए आपने जो है ना इसका जो रेट है ये 100 रुपया है। ठीक है, और इस पे जो है ना आप अगर ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उस पे जो है ना 15% का आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। हम कहते थे ठीक है, यानी 100 रुपये की चीजें को हम उसको पे कितना कर रहे हैं, 115 रुपया, यानी 15% उसने जीएसटी हमसे ले लिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता है तो उपभोक्ता ही तो पे करेगा ना, कंपनी बीच में क्यों पे करे? क्योंकि वो उपभोग उस चीज का नहीं कर रहा है ना। आप अगर आपको बहुत मजा आ रहा है पिज्जा खाने में, तो पिज्जा किसके पेट में गया, बेचने वाले के पेट में गया या फिर आप खरीदने वाले के पेट में गया, यानी आप जो है कंज्यूमर है। ठीक है, तो आपके अंदर गया, तो आपके अंदर गया, तो जब खा रहे हैं तो पे भी कीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें हैं। अब देखिए कहा जाता है कि जब एक देश एक टैक्स हुआ तो एक से अधिक अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया गया और सिर्फ एक टैक्स के तौर पर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया और कर के नियमों का अनुपालन सरल इसके माध्यम से कर दिया गया। इससे हर राज्य में अलग टैक्स रेट के तौर पर बाधाएं खत्म हुई और इससे एक राष्ट्रीय बाजार बना जहां माल को एक राज्य से दूसरी जगह ले जाना क्या हो गया, आसान हो गया। दूसरा देखते हैं, टैक्स पर टैक्स लगने का प्रभाव खत्म हो गया। कहा जाता है ना कि जीएसटी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की अनुमति दी। इसका मतलब है कि कंपनियां खरीद पर चुकाए गए टैक्स से बिक्री पर लिए गए टैक्स के खिलाफ ऑफसेट कर सकती है। इससे कुल टैक्स का बोझ कम हुआ और टैक्स पर टैक्स का प्रभाव हट गया है। नियमों का पालन करना बहुत आसान हो गया है। जीएसटी ने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करने और टैक्स का भुगतान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन पेश किया है। इससे पेपर वर्क कम हुआ है और टैक्स प्रशासन में क्या ही है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिला है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि को मिली मजबूती। कहा जाता है दोस्तों कि राज्य की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर वसूले जाने वाले एंट्री टैक्स खत्म होने से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर लगने वाली जो लागत है ना वो कम हो गई है। जब लागत कम होगी तब खुद सोचिए कि पहले जो है हमें टमाटर की चटनी 10 रुपये में मिल रही थी। ठीक है, अब जो है ना उस पर जैसे ही टैक्स कम हुआ आपको 8 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप छोटा सा पिचकू लेंगे ना तो 10 रुपया का आ रहा है, तो कहने का मतलब यह है ना कि अब जो है वो 10 रुपये का हुआ है। अगर इस तरीके से बहुत सारे टैक्स उस पर लग जाते तो आपको 15 रुपया मिलता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उसके माध्यम से चीजें क्या हुई है, उसकी लागत कम आ रही है, जिससे लोगों को जो है उपभोग करने के लिए उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है। समझ रहे हैं? अब कहा जाता है ना कि टैक्स के नियमों का पालन करने पर आने वाली लागत घटने और कारोबार में सहूलियत से निवेश भी बढ़ा है और आर्थिक वृद्धि को क्या हुई है, मजबूती भी मिली है। राजस्व में इजाफा हुआ। आप खुद सोचिए कि जीएसटी के तहत जो है ना टैक्स बेस बढ़ने से सरकार के राजस्व संग्रह में क्या हुआ है,
लगातार उसमें जो है इजाफा हुआ है। ठीक है, टैक्स चोरी रोकने के उपाय जैसे ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग से टैक्स धोखाधड़ी में कमी आई है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता हुई बेहतर, टैक्स रेट कम हो गया और नियमों का पालन किया गया, और तो उससे क्या हो गया कि लागत घटने से जो है ना कंपनियों उद्यमियों के उत्पाद वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गए। छोटे कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीम से फायदा हुआ, उनका टैक्स बोझ कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ देखते हैं कि कीमती और महंगाई पर असर कैसे पड़ा है। तो एक से अधिक टैक्स और टैक्स पर टैक्स लगने की वजह से वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती थी। इससे उपभोक्ता और कंपनियां समान रूप से प्रभावित होते थे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल देखने को मिला। तो ये जो है ना जनरली अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अभी से लेकर के यानी 2017 में जो जुलाई 2017 में जो लागू किया गया जीएसटी, शुरू किया गया जीएसटी, आज के डेट में ये इतनी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात? ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये कहा जा रहा है लिथियम आयन बैटरी का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए जो है ना एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है ना मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो पीवाईक्यू प्रश्न उठाएंगे, तो आईएसए का जो है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में प्रश्न जो है ना कमीशन पहले ही बना चुका है। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल भी ना सोचें, और जब गुरुग्राम में उसका मुख्यालय है और ये प्रोजेक्ट भी गुरुग्राम में शुरू किया गया है, तो क्यों नहीं हम इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इससे कहा जाता है कि 5000 लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध होंगे, और इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 3000 करोड़ रुपए से जापान की एटीएल कंपनी ने शुरू किया है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, समझे। अब देखिए इसका जो क्षमता होगा ना, वो कहा जा रहा है कि हर साल 20 करोड़ बैटरी का उत्पादन ये करेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला जो न्यूज है दोस्तों, कहा जाता है छूना मना था इसलिए महिलाओं को मलबे में छोड़ दिया। ये कैसा कानून है, कैसा ये हमारी सोसाइटी है। ठीक है, ये न्यूज आया है निकल करके अफगानिस्तान में, जो अभी हाल ही में वहां पे भूकंप आया, और उस भूकंप के दौरान बहुत सारी महिला जो है, पीड़ित महिला जो है, वो मलबे में दबी थी। लेकिन हमारे उस सोसाइटी के स्तर पर जो कानून, जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं कि महिलाओं को टच नहीं करना है, उनके शरीर से में टच नहीं करना है, तो बताइए ऐसा कानून क्यों हो जिससे किसी की जान हमारे सामने हम उनको बचा सकते थे लेकिन बचा भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके कपड़े पकड़ करके खींचना, ठीक है, उससे तो अच्छा था कि उनके हाथ पकड़ करके बाहर निकाला जाए मलबे से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है ना कि कोई भी ऐसा कानून ना बने, ना रहे, जिससे जो है ना कि हमारी खुद की जो है ना हमें उसको लेकर के शर्मसार होना पड़े। ठीक है, तो यही है, ये न्यूज आया था, तो हमें लगा ऐसी चीजें जो है ना जागरूकता के लिए होनी चाहिए, और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारी केवल और केवल ये नहीं देखना है कि हम अपने स्तर पर, हम भारतीयों के स्तर पर चीजें क्या है, अदर स्टेट के बारे में भी हमें जानकारी होनी, अदर कंट्री के बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। तो जो है ना कि भूकंप जब आया, ठीक है, तो वहां पर जो है बहुत सारे लोग जो है भूकंप में बहुत सारे लोग मलबे में दब गए। अब वो जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, आवाज तो लगाएंगे ना। ठीक है, उनकी चीखें रात कर्मियों के कानों के पर्दे फाड़ देने जैसी थी। ठीक है, उनके भूकंप से तहस नहस हुए मकानों के मलबे में दबी इन महिलाओं बच्चियों को जो है बचाने कोई आगे नहीं आ रहा था। उनकी जो है मदद से पहले अफगानिस्तान की उस सर्वनाक परंपरा को बचाया गया जिसके तहत औरतों को छूना भी गुनाह माना जाता है। एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट में के मुताबिक कहा जाता है कि कुनार प्रांत के अंदार लुकाक गांव की बीबी आयशा भूकंप के मलबे में दब गई थी, और 36 घंटे बाद बचाव दल ने उन पर नजर पड़ी। वह हाथ हिला करके बाहर निकालने की गुहार लगाती रही, मगर तालिबानी फरमान के चलते किसी ने उनकी ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। बचाव दल में महिलाएं ज्यादा नहीं हैं, कोई पुरुष उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। इसी के चलते आंखों के सामने मलबे में दबी महिलाएं मरने को मजबूर हैं। बच्चों पर भी नहीं पसीजा दिल। एक घर के मलबे में बच्चे, पुरुष, महिला, लड़कियां के दबे होने की सूचना पर बचाव दल वहां पहुंचा तो उसने पुरुषों, किशोरों को तो निकाल लिया, मगर बच्चियों और महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वहां पे महिलाओं पर जो पाबंदियां हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि लड़कियों को छठी कक्षा के बाद जो है पढ़ने की इजाजत तक नहीं है। बिना पुरुष साथी के महिला यात्रा नहीं कर सकती हैं। कई क्षेत्र में नौकरी की इजाजत नहीं दी गई है महिलाओं को। सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य है वहां पे, और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर रोक है। जब आप महिलाओं को जो है ना इस स्तर पर अगर आप रोकते हैं, तो वहां की जो पुरुष प्रधान समाज, ठीक है, इस तरीके से तो चीजें देखेगी ही। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही गलत कानून है इस प्रकार का। ठीक है, तो हम जो है ना कि ये हमारी एक जानकारी के लिए होनी चाहिए, केस स्टडीज के लिए होनी चाहिए। यहां से केस स्टडीज बन सकता है आपका, समझ रहे हैं ना। सब कपड़े से खींच रहे हैं, ठीक है, और इलाज में भी भेदभाव होता है।
तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पे डाला था। हमारा उद्देश्य डालने का ये था कि आप जाने तो सही कि क्या है मामला। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी आप ये देखें कि जो जो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज था आज का, यानी 5 और 6 सितंबर का जो न्यूज है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूज जो आपके बिहार स्तर का है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे न्यूज हमने कुछ डिस्कशन किए जो नेशनल लेवल का है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हम कवर करने के बैठ जाएंगे ना तो हमारे लिए समय कम पड़ जाएंगे। ठीक है, हम उन चीजों को ज्यादा फिल्टर करके पढ़ें, R&D करके पढ़ें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन डील हो जाए। 100% मार्क्स किसी के नहीं आते हैं। ठीक है, ना प्रारंभिक परीक्षा में ना ही मुख्य परीक्षा में, लेकिन उतना हम पढ़ लें, उतना हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि करंट अफेयर्स का कोई भी इश्यूज जो है ना छूटे ना। ठीक है, और अगर प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, अगर लिखने की नौबत आती है, ठीक है, मौका मिलता है मेंस लिखने का, इंटरव्यू में जाने का, तो आपसे जो है डायरेक्ट प्रश्न ऐसे मिलेंगे, देखने को मिलेगा, उसको टैकल करने हमें पड़ेगा। जब हम टैकल करते हैं ना तो हम आत्मगिलानी जो है ना महसूस जो होने वाली होती है वो नहीं होता है। यार अगर समय रहते हम अगर इस पर काम कर लिए होते तो आज सामने बैठ करके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो लगातार चलती ही रहेगी। ठीक है, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। 13 सितंबर को आपको एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पता तो कम से कम चल ही गया है और 11 तारीख को आपको वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी का आपको पता मिल जाएगा कि आपकी एग्जामिनेशन फाइनली किस स्कूल में होने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के न्यूज को कवर कर लिया है। बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में 5 और 6 सितंबर के इश्यूज को कवर अप कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में डिस्कशन करके लिंक दिया रहता है, आप उस पर हमें कमेंट आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।